हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कॉमिक वर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनविंसिबल आयरन मैन डायरेक्टर ऑफ शील्ड के इशू नंबर 2 के बारे में। इस सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा था कि सुपर हीरो सिविल वॉर खत्म हो गई थी और आयरन मैन के प्रो रजिस्ट्रेशन फैक्ट की जीत हुई थी। अब जिस किसी ने के पास भी पैरानॉर्मल एबिलिटीज थी उसको गवर्नमेंट को बताना होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। इस सभी के बाद टोनी स्टार्क शील्ड का डायरेक्टर बन गया था। शील्ड के डायरेक्टर के तौर पर टोनी काफी इफेक्टिव लीडर है, मगर उसकी अनकन्वेंशनल पॉलिसीज की वजह से शील्ड के कई मेंबर्स खुश नहीं हैं। शील्ड को शक है कि टोनी की कलीग मारिया हैंसन उन सभी को खतरे में डाल सकती है। माया एक्सट्रीमिस्ट वायरस पर रिसर्च करना चाहती है क्योंकि उसमें एवोल्यूशन की काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बट टोनी इसके लिए मना कर देता है। इसी के साथ शील्ड को करीम महावास नजीब के मोटिव्स के ऊपर भी काफी शक था क्योंकि वो क्रिमिनल होने के बावजूद दूसरे लोगों की मदद कर रहा था। चाइना की एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में जाकर नजीब एक मिस्टीरियस कैदी से मिलने की मांग करता है। तो कौन है वो कैदी, देखेंगे हम आज के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूगन, जो कि शील्ड का एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कुछ वीआईपी और सिविलियन गेस्ट के स्वागत के लिए शील्ड के हेली कैरियर पर कुछ तैयारी करता नजर आता है, जहां टोनी को भी मौजूद होना था। लेकिन टोनी मारिया के साथ शील्ड की लेबोरेटरी में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उस प्रोजेक्ट में टोनी को एक माइक्रोचिप को ओवरराइड करने में दिक्कत आती है। कुछ देर बाद उसे और मारिया को ये पता चलता है कि जिस चीज़ पर वो काम कर रहे थे वो कोई माइक्रोचिप नहीं बल्कि एक लिविंग टिश्यू था। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि उस टिश्यू को पावर देने के लिए एक कार को रन करने के बराबर पावर की ज़रूरत थी। जहाँ एक तरफ ये चीज़ मारिया को टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रही थी, वहीं दूसरी ओर टोनी का मानना ये था कि ये एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। लैब में मौजूद उस सब्जेक्ट के ब्रेन सेल्स को एग्जामिन करते समय उन्हें एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। उसको एग्जामिन करने के लिए वो उसके सर को खोलते हैं। तभी वहां एक एजेंट टोनी को बुलाने आता है, जो कि ड्यूगन के साथ गेस्ट की तैयारी में लगा हुआ था। टोनी उसे जाने के लिए कहता है और जल्द से जल्द उसे वहां पहुंचने का वादा करता है। उन सेल्स पर जांच करते समय उन्हें पता चलता है कि उन सेल्स में माइक्रो हार्ड ड्राइव्स डली हुई थी, जो कि उस सब्जेक्ट की आंखों से जुड़ी हुई थी। इन सेल्स को निकालते ही वो सेल्स डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं, मगर टोनी उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहता है। वो इन्फॉर्मेशन थी कुछ वीडियोस की फॉर्म में, और ये वीडियोस थी 48 घंटे पहले हुई एक फाइट की। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 48 घंटे पहले का वो सीन जहाँ से टोनी को एक टेस्ट सब्जेक्ट मिला था। एक्चुअली जो हमें दिखाया जाता है वो है उसी माइक्रो हार्ड ड्राइव से एक्सट्रैक्ट की गई एक वीडियो, जिसमें कुछ टेररिस्ट एक प्राइवेट याच पर कब्जा कर लेते हैं। वो प्राइवेट याच था जिनी ग्लिट्स का। टोनी माया को बताता है कि वो उस अटैक के जस्ट बाद अल्फा स्क्वाड के साथ वहां पहुंच गया था। तो अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड देखा हो तो आपको पता ही होगा कि अल्फा स्क्वाड टीम का फॉर्मेशन टोनी ने किया था शील्ड का डायरेक्टर बनने के बाद। टोनी माया को उस फाइट के बारे में बताते हुए कहता है कि हमने तो उन टेररिस्ट से एक्सपेक्ट किया था कि वो हमें काउंटर अटैक देंगे, मगर शुरू में तो उन्होंने शायद कोशिश तक नहीं की। पहले तो मुझे लगा कि मुझे फाइट में उतरने की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी, मगर अचानक से उन्होंने कुछ खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे अल्फा स्क्वाड को लड़ने में थोड़ी दिक्कत आई। इसी वजह से मुझे भी फाइट में उतरना पड़ा था। ये सब सुनकर माया कहती है कि शुक्र है तुमने किसी मासूम की जान नहीं जाने दी। माया की बात को काटते हुए टोनी कहता है कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को मारना भी वैका ज़ोंबी की गेम जैसा ही है, एक को मारो तो दूसरा आ ही जाता है। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी सल कैनेडी टोनी को बुलाने आ जाते हैं ड्यूगन के कहने पर। टोनी अपने प्रोजेक्ट की वजह से आने को साफ इनकार कर देता है। तभी माया को एक नई इमेज मिलती है जो कि एक हेलीकॉप्टर की थी, मगर इमेजेस ब्लर होना शुरू हो गई थी क्योंकि जिन सेल्स से उन्हें एक्सट्रैक्ट किया गया था वो डीजेनरेट होते जा रहे थे। टोनी और सर कैनेडी बात कर ही रहे थे कि तभी माया को एक और वीडियो दिखाई देती है जिसमें कुछ गैंगस्टर्स मनी एक्सचेंज कर रहे थे। फेशियल रिकॉग्निशन से ये पता चला कि उनमें से एक का नाम था डेरियस फराज और दूसरे का नाम था करीम महावास नजीब, जो कि 4 महीने से लापता था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है करीम महावास नजीब, जो कि चाइना की एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में एक डॉक्टर की मदद से एक कैदी के पास जा रहा है। वो उस कैदी के पास पहुंचते ही उस डॉक्टर को गोली मार देता है। उस कैदी के पास पहुंचते ही वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और मिस्टर खान कहकर पुकारता है और उसे बताता है
कि उस तक पहुंचने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने पड़े और कितने लोगों की जान तक लेनी पड़ी। वो उसे एक बॉक्स देता है जिसमें 10 रिंग्स थी और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं जो कि तुम्हें पूरा करती है, ताकि तुम हमारे कॉमन एनिमी को मारने में मेरी मदद कर सको। यहीं ये रिवील किया जाता है कि उस कैदी का नाम था मैंडरिन। वो नजीब के बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं देता, तो नजीब को लगता है कि वो बुढ़ा आदमी मैंडरिन नहीं है और वो वहां से निकलते हुए अपने एक आदमी को उसको गोली मारने का ऑर्डर देता है। ऐसा कहते ही मैंडरिन उन पर हमला करना शुरू कर देता है और हमें देखने को मिलता है मैंडरिन का एग्रेसिव रूप। वो सभी उस पर हमला कर रहे थे, मगर मैंडरिन उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। अपने गैंग मेंबर्स को पिटता देख नजीब अपने एक गैंग मेंबर को मैंडरिन के ऊपर गोली चलाने को कहता है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। मगर अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है मैंडरिन जो कि मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उस गैंग मेंबर ने गोली चलाई तो थी मगर मैंडरिन पर नहीं बल्कि नजीब पर। उसके बाद वो गैंग मेंबर नजीब को मारने के बाद रिंग्स को मैंडरिन को थमा देता है। मैंडरिन उसे कहता है कि तुमने सही फैसला लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शील्ड हेडक्वार्टर्स, जहां माया उन फुटेजेस को देखकर टोनी से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि इन सभी अटैक्स के पीछे नजीब का हाथ है? इस पर टोनी जवाब देते हुए कहता है कि यह तो हमें सिर्फ पूछताछ करके ही पता चल सकता है, जिसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट हमें कभी अलाउ नहीं करेगी। इसी के साथ टोनी ये कहता है कि अगर नजीब ने केओस करना ही होता तो उसे किसी का साथ चाहिए होता, पर कौन? तो माया कहती है कि कहीं फराज तो नजीब का साथ नहीं दे रहा। तो टोनी कहता है कि फराज इन सब में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी बॉडी जितनी ताकतवर है उसका दिमाग उतना ही कमजोर है। इसके बाद टोनी अपने लॉकर रूम में चला जाता है, जहाँ ड्यूगन उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि सर, मैं जानता हूँ कि हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, मगर सर आप शील्ड को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। इस पर टोनी कहता है कि यही तो मेरा काम है। तो ड्यूगन कहता है कि सर, यहाँ कॉरपोरेट से एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनी में आपकी कमांड में कोई मरेगा नहीं। सोल्जर्स को सिर्फ 2 बातें सिखाई जाती हैं। पहली तो ये कि लड़ना कैसे है, और दूसरी अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स को मानना। हम ट्रेंड ही होते हैं अपने सुपीरियर्स की बात मानने के लिए। ये सिर्फ हमारी जॉब ही नहीं बल्कि हमारा जीने का तरीका होता है। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि जो ऑर्डर्स हमें दिए जा रहे हैं उससे समाज का भला होगा और हमारे एक्शन से ये वर्ल्ड एक बेटर और सेफर प्लेस बन जाएगी। हमारे कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर आप ही लाइफ और डेथ डिसीजन लेंगे हमारे लिए, लेकिन जब भी आप ऐसा कोई फैसला लें, एक बात हमेशा आप अपने आप से ज़रूर पूछना कि क्या आपका आज लिया हुआ फैसला आने वाले कल को एक बेटर वर्ल्ड बना पाएगा। टोनी इस पर सीधा जवाब देता है यस कहकर। एक्चुअली ड्यूगन जब उसे स्टार्टिंग से बुला रहा था, वो अल्फा स्क्वाड के शहीद हुए मेंबर्स के फ्यूनरल के लिए बुला रहा था। इसलिए जब ड्यूगन लॉकर रूम से निकलता है तब टोनी उससे पूछता है कि मैं स्पीच में क्या बोलूं। ड्यूगन उसे कहता है कि सर आप सोच लेंगे। फ्यूनरल में पहुंचते ही टोनी सिर्फ इतना ही कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कई सुपर हीरोज के साथ काम किया, मगर कुछ ही हीरोज के साथ काम किया। अल्फा स्क्वाड के ये मेंबर्स उन्हीं हीरोज में से एक थे। तो गाइज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीरीज का 3rd एपिसोड जल्दी ही आएगा। इसके अलावा भी मैं आता रहूंगा और भी कई सारे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग द कॉमिक वर्स।